क्या अब ईरान भी मक्का डिफेंस पैक्ट के जिसको आजकल इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है उस ग्रुप को ज्वाइन करने जा रहा है? अगर ईरान ने वाकई इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और ईरान के अलावा उन चंद देशों ने भी एक एक करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया कि जिनको लेकर अब खबरें आ रही हैं और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये देश भी ज्वाइन कर लेंगे, तो फिर इस नए नवेले इस्लामिक नेटो का और मिडिल ईस्ट का फ्यूचर कैसा होगा? ये जो मुस्लिम दुनिया है इसका भविष्य हमको कैसा दिखाई देगा? और क्या ये जितने भी देश हैं जिन्होंने ये इस्लामिक नेटो बनाया है, सऊदी अरबिया, टर्की और पाकिस्तान, इन सब ने मिलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ही चूना लगा दिया है? या फिर वो डोनाल्ड ट्रंप ही हैं कि जिस इंसान की तरफ से इस इस्लामिक नेटो के द्वारा मिडिल ईस्ट के अंदर आज भी अपनी असली चालें चली जा रही हैं? और फिर इंडिया के ऊपर अब इस इस्लामिक नेटो की वजह से नया कौन सा खतरा मंडराने लगा है? एक एक करके सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं, वो भी बहुत आसान ज़बान में। ईरान से ही शुरुआत करें तो ईरान के मक्का डिफेंस पैक्ट को ज्वाइन करने की जो चर्चाएं हैं वो पिछले एक दो दिन से उस वक्त शुरू हुई कि जब अचानक से ये खबर आई कि ईरानियन पार्लियामेंट की जो ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है खाने मिल्लत, उसके जो हेड हैं मेहदी रहीमी, उन्होंने मीडिया को बात करते हुए बताया कि जो ईरान है उसको मक्का डिफेंस पैक्ट को ज्वाइन करने का इन्विटेशन मिला है, मतलब उसको दावत दी गई है। और जब उसको ये दावत मिल गई है तो अब वो ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, ये जो पूरा मैटर है इसको लेकर अभी चीज़ों को कंसीडर किया जा रहा है। अब वैसे तो अभी तक भी ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री या बाकी किसी सीनियर लीडरशिप की तरफ से इस मामले पर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव बयान नहीं आया है, मगर फिर भी इतने रेप्यूटेड बंदे की तरफ से ऐसा बयान आना फ़ौरन ही इस बात की अटकलों को जन्म देने लगा कि क्या वाकई आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ईरान भी मक्का डिफेंस पैक्ट या दूसरे शब्दों में जिसको इस्लामिक नेटो कहा जाता है उसका हिस्सा बन जाएगा। वैसे यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस वक्त ये ईरान की चर्चाएं शुरू हुई उससे पहले ऑलरेडी दुनिया के 3 ऐसे मुस्लिम देश थे कि जिनको लेकर खूब चर्चाएं हो रही थी और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये बहुत जल्द ही मुस्लिम नेटो को ज्वाइन करने जा रहे हैं या ज्वाइन कर सकते हैं। ये 3 देश कौन से थे? पहला देश था इजिप्ट, दूसरा है बांग्लादेश और तीसरा है सीरिया। इनमें से शुरुआत इजिप्ट से ही कर लें तो आपको याद होगा ये वो देश है कि जिसको लेकर सबसे ज़्यादा चर्चाएं हुई, बल्कि सबसे पहले से चर्चाएं हुई। जैसे ही ये मक्का डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था, आपको अगर याद होगा तो फ़ौरन ही इजिप्ट को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी कि अगला देश इजिप्ट बनने वाला है, इजिप्ट बहुत जल्द ही इस डिफेंस पैक्ट पर साइन कर देगा और चौथा मेंबर बन जाएगा। मगर फिर बना नहीं। बना क्यों नहीं, इसको लेकर भी अलग अलग तरह की खबरें आईं। पहले खबर ये आई कि मिस्र ने खुद ही ज्वाइन नहीं किया क्योंकि शायद वो इजराइल, इंडिया और यूएई वाला जो दूसरा ग्रुप है उसको नाराज़ नहीं करना चाहता था। वो मिडिल ईस्ट में जितने भी प्लेयर हैं सबके बीच बैलेंस बनाकर रखना चाहता था, सारी पार्टियों को खुश करना चाहता था। मगर फिर कुछ वक्त के बाद ही ये भी खबर आई कि शायद इजिप्ट तो ज्वाइन करना चाहता था, ज्वाइन कर भी ले, लेकिन वो खिलाड़ी कि जो चाहता है कि इजिप्ट ज्वाइन ना करे वो कोई और नहीं बल्कि सऊदी अरबिया है। मतलब सऊदी अरबिया की वजह से इजिप्ट ज्वाइन नहीं कर सका। हालांकि फिर हमने ये भी देखा कि कुछ वक्त के बाद ही इन तीनों ही देशों के फॉरेन मिनिस्टर ने एक फ़ोटो शेयर किया था। किन 3 देशों के? टर्की के, सऊदी अरबिया के और इजिप्ट के। ये लोग रात के वक्त में कहीं रेस्टोरेंट या इसी तरह की किसी जगह पर बैठे हुए थे और चिल कर रहे थे। उस फोटो के ज़रिए से ये लोग ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि जो भी खबरें चल रही हैं कि हमारे बीच कुछ गड़बड़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है। बल्कि ये तो उस पिक्चर के ज़रिए से ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि राजनीति से अलग हटकर भी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी हमारी दोस्ती है। क्योंकि जो पिक्चर थी उसमें ये लोग फॉर्मल सूट्स वगैरह में नहीं थे, बल्कि ये ऐसा लग रहा था जैसे आम इंसान की तरह कहीं चिल कर रहे हैं, पार्टी वगैरह कर रहे हैं। तो फिलहाल ये तो इजिप्ट का किस्सा हो गया। इसके बाद फिर हमने देखा कि सीरिया को लेकर भी अचानक से खबरें आनी शुरू हुई। ये खबरें कब आई? ये खबरें तब आईं कि जब अभी कुछ वक्त पहले ही टर्की के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए इजराइल ने सीरिया में एयर स्ट्राइक्स कर दी थी। क्यों की थी, कैसे की थी, क्या हुआ, वो सब हम अपनी पिछली वीडियो में जान चुके हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि उससे माहौल इतना गरमाया था कि वहाँ के कुछ लोगों की तरफ से, वहाँ की सिस्टम से जुड़े हुए कुछ लोगों की तरफ से इस तरह के बयान आने लगे थे कि वो लोग भी कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो मक्का डिफेंस पैक्ट है ये उसको ज्वाइन कर लें। फ़िलहाल के लिए सीरिया पर हम डिटेल में बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सीरिया वाला जो मामला है वो अभी के हालात में तो फ़िलहाल ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लगता है। तीसरी कंट्री पर आते हैं। तीसरा जो देश है जिसको लेकर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो जल्द ही इस्लामिक नेटो का मेंबर बन जाएगा, वो कोई और नहीं बल्कि इंडिया के पड़ोस में मौजूद छोटा सा देश बांग्लादेश है। और मिस्र के बाद सबसे ज़्यादा चांसेस इसी के लग रहे हैं। बांग्लादेश की एंट्री इस कहानी में उस वक्त हुई कि जब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान के एक बहुत करीबी इंसान हैं
और फॉरेन मिनिस्ट्री में एडवाइज़र भी हैं जिनका नाम है हुमायूं कबीर, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया। एक ऐसा स्टेटमेंट कि जो बाकी दुनिया में तो खूब चर्चाओं में रहा ही, मगर इंडियन मीडिया ने भी उसको काफ़ी सीरियसली लिया। उसकी वजह ये थी कि इनके इस स्टेटमेंट से क्लियरली ये मैसेज आ रहा था कि हाँ, बांग्लादेश भी ये जो नया मक्का डिफेंस पैक्ट है, अदरवाइज़ नोन एज इस्लामिक नेटो, इसको ज्वाइन करने के लिए तैयार बैठा है। मतलब बांग्लादेश जल्द इस इस्लामिक नेटो को ज्वाइन कर सकता है। अब हुमायूं कबीर ने आखिर कहा क्या था? तो हुमायूं कबीर ने ये कहा था कि जो बांग्लादेश है वो सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की से जुड़े किसी आर्थिक या रक्षा ढांचे में शामिल होने की जो संभावना है उसको लेकर सकारात्मक रुख रखता है, मतलब कि पॉजिटिव रुख रखता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बांग्लादेश और इंडिया के जो रिलेशन हैं वो पहले ही बहुत ख़राब चल रहे हैं, और जब से ये सिस्टम बदला है बांग्लादेश के अंदर, शेख हसीना का दौर ख़त्म हुआ है, तब से लगातार न सिर्फ इंडिया के ख़िलाफ़ बहुत सारे कदम उठा रहा है, बल्कि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे पाकिस्तान की तरफ ही झुकता जा रहा है। इसीलिए फ्राइडे मतलब जुमे के दिन इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के जो प्रवक्ता हैं उनसे इसी बारे में सवाल किया गया कि भाई बांग्लादेश से इस तरह की खबरें आ रही हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि वो मक्का डिफेंस जो पैक्ट है उसके अंदर शामिल होने की इच्छा रखता है, तो इस पर आपका क्या कहना है? इस पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना था कि हम पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रम पर करीबी नज़र बनाए हुए हैं और फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा। वैसे इस मामले पर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ कि जिस पर आप में से भी बहुत कम लोगों का ध्यान गया होगा वो ये है कि इस इस्लामिक नेटो का स्वागत दोनों पार्टी ने किया है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया है और ईरान ने भी किया है। जी हाँ, वो इस्लामिक नेटो कि जिसकी अभी तक सबसे बड़ी मिस्ट्री ही यही है कि वो आखिर किस पार्टी का है। मतलब आने वाले दिनों में वो इधर से फील्डिंग करेगा या उधर से फील्डिंग करेगा, उस ग्रुप का दोनों तरफ वालों ने ही स्वागत कर दिया है, और नेगेटिव बात तो खैर दोनों में से किसी ने भी नहीं बोली है। तो अब सवाल ये है कि दोनों तरफ से इसका वेलकम क्यों हुआ है? इसका जवाब ये है कि क्योंकि बिल्कुल शुरू से ही दोनों ही पार्टी ने इसका स्वागत किया है, इसीलिए अब एक नई थ्योरी जन्म ले चुकी है। मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस थ्योरी में ये दावा किया जा रहा है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान जंग की वजह से अब ये रियलाइज़ हो चुका है कि उसके हालात मिडिल ईस्ट के अंदर ऐसे हो गए हैं कि जैसे ही वो इस जंग से पूरी तरीके से छुटकारा पाएगा, मतलब जो भी बचा कुचा थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट बचा है, जब वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, जंग सिरे से ही ख़त्म हो जाएगी, तो अमेरिका को चाहते या ना चाहते हुए भी मिडिल ईस्ट को छोड़ना पड़ेगा। पूरे मिडिल ईस्ट को ना भी सही तो उसके वो जो बहुत सारे छोटे छोटे मिलिट्री अड्डे हैं, और ख़ास तौर से जो उन देशों में मौजूद हैं कि जो ईरान की रेंज में बहुत आसानी से आ जाते हैं, उन सबको तो छोड़ना पड़ेगा ही। और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो पूरे मिडिल ईस्ट से सब कुछ समेट कर जो एक दो देश हैं, मतलब जॉर्डन और इजराइल जो बिल्कुल लास्ट में है मिडिल ईस्ट के हिसाब से, उनमें अपना पूरा अड्डा बना लेगा। तो अब इस थ्योरी के मुताबिक जब डोनाल्ड ट्रंप को ये रियलाइज़ हो चुका है कि जंग ख़त्म होने के बाद अमेरिका को चाहते या न चाहते हुए भी मिडिल ईस्ट के एक बड़े इलाके को छोड़ना पड़ेगा, तो इसीलिए अब वो जानबूझकर अंदर ही अंदर ख़ुद से इस तरह के ग्रुप को प्रमोट कर रहा है, या ये कह सकते हैं कि मुस्लिम देशों को जानबूझकर इनकरेज कर रहा है कि वो इस तरह के नए नए ग्रुप का हिस्सा बने, ताकि अपनी जो सिक्योरिटी है उसकी जिम्मेदारी खुद से संभालें। दूसरी तरफ जो ईरान है उसको भी इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि अमेरिका इस मुसीबत में फंस चुका है और अमेरिका अब ये करने की कोशिश कर रहा है, तो इसीलिए उसने भी इसका स्वागत किया। हाँ, वो बात अलग है कि वो अभी भी इन सारे देशों से भी दूरी बना कर रख रहा है। मतलब आप देखेंगे कि खामोशी के साथ वो इस मामले पर या तो साइलेंट नज़र आता है, या फिर बोलना भी होता है तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव बोल देता है। यहाँ पर मक्का डिफेंस पैक्ट से जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग पहलू ये भी है कि जिस तरीके से अब ये खबरें आ रही हैं कि एक एक करके नए नए मुस्लिम देश इसको ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो अगर इन सारे मुस्लिम देशों ने एक एक करके ज्वाइन कर लिया जिनके बारे में खबरें आ रही हैं, और ये इतना बड़ा बनता चला गया, तो फिर फ्यूचर में हम देखेंगे कि ये इस्लामिक नेटो हमको सिर्फ दो ही शक्लों में नज़र आ सकता है। पहली शक्ल तो ये हो सकती है कि ये साइज़ में बहुत बड़ा हो चुका होगा, पेपर पर भी बहुत बड़ा नज़र आएगा, मगर सिर्फ पेपर पर ही बड़ा होगा। मतलब इसका हाल भी बिल्कुल OIC की तरह हो जाएगा, जिसमें दुनिया के ज़्यादातर मुस्लिम देश शामिल होंगे मगर काम कुछ नहीं कर रहे होंगे। महीने 2 महीने में उनकी बैठक हो जाया करेगी, जिसमें सिर्फ बयानबाजी होगी, और फिर आखिर में मंदी और बिरयानी खाने के साथ ही समाप्त हो जाया करेगी। मगर हाँ, इसकी दूसरी शक्ल भी है, मतलब दूसरी पॉसिबिलिटी भी है, और अगर ये दूसरी शक्ल इख्तियार करता है फिर आप ये समझिए कि ये बहुत ताकतवर ग्रुप होगा, बिल्कुल नेटो की तरह। फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद मॉडर्न हिस्ट्री में मिडिल ईस्ट यानी मुस्लिम दुनिया के अंदर इतना बड़ा और ताकतवर ग्रुप कभी नहीं देखा गया होगा। बड़ा तो इतना देखा ही गया होगा, लेकिन बड़ा और ताकतवर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने भी बड़े ग्रुप रहे हैं वो बिल्कुल बेअसर वाले रहे हैं,
ताकत और असर के साथ इतने ज़्यादा मुस्लिम देशों वाला ये ग्रुप पहली बार नज़र आएगा। अब जब यहाँ तक आ ही चुके हैं तो इस मामले में थोड़ा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी बात कर लेते हैं। इंडिया के बारे में जैसा कि शॉर्ट में मैं आपको पहले भी इशारा दे चुका हूँ कि जब से ये खबरें आनी शुरू हुई हैं कि बांग्लादेश भी ये इच्छा रखता है कि वो जल्द से जल्द डिफेंस पैक्ट को ज्वाइन कर ले, तब से इंडिया के सामने अगर देखा जाए तो एक बड़ा ख़तरा मंडराने लगा है। पहली बात तो यही है कि अगर बांग्लादेश ने इस मक्का डिफेंस पैक्ट को ज्वाइन कर लिया तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि अगर फ्यूचर में फिर से इंडिया की बांग्लादेश या पाकिस्तान जैसे देशों के साथ जंग होती है तो फिर इंडिया को पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे किसी एक देश के साथ मुकाबला नहीं करना होगा, बल्कि इंडिया को 3 फ्रंट पर मुकाबला करना होगा। पहला फ्रंट तो वही होगा कि जिससे जंग हो रही है, वो चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो। दूसरा फ्रंट इन्हीं दोनों में से दूसरा देश होगा, मतलब अगर पाकिस्तान से हो रही है तो बांग्लादेश होगा, बांग्लादेश से हो रही है तो फिर पाकिस्तान होगा। और ये तीसरा फ्रंट कौन सा होगा? ये तीसरा फ्रंट होगा चाइना। जी हाँ, आपको याद होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर चाइना ने जो किरदार अदा किया था वो पूरी दुनिया जानती है कि वो एक सपोर्टर वाला नहीं था। मतलब उस वक्त चाइना ने जो मदद की थी वो बहुत ख़तरनाक लेवल पर जाकर की थी, मानो कि वो अपनी खुद की जंग लड़ रहा हो। इसीलिए तो अभी 1-2 दिन पहले ही इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर मतलब एस जयशंकर से भी एक मीडिया पर्सन ने इस बारे में सवाल किया था कि ये जो मक्का डिफेंस पैक्ट हुआ है इसको लेकर आपका क्या मानना है, क्या मतलब इंडिया के ऊपर कोई ख़तरा है या नहीं, कोई कंसर्न है या नहीं। तो इस पर एस जयशंकर ने जो जवाब दिया, मैं चाहता हूँ पहले आप भी उस वीडियो को देख लीजिए। Look, you think about it. You refer to it as a defense pact. There are live military situations which each of the signatory faces. What has the Mecca Pact done in response to that? Not everybody has come to everybody's aid necessarily. Is that where you're driving? No, I think you just answered your question. आसान ज़बान में अगर आपको बताऊं तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने जवाब देते हुए इस वीडियो में ये कहा है कि ये जो मक्का डिफेंस पैक्ट बना है इसके जो मेंबर हैं वो तो ऑलरेडी मौजूदा वक्त में भी जंग के हालात में हैं। मतलब जिस लिए वो बना है उस सूरत हाल का तो वो ऑलरेडी सामना कर रहे हैं। तो जब वो सामना कर रहे हैं तो उस वक्त इस मक्का डिफेंस पैक्ट ने क्या किया है? कोई रिस्पॉन्स किया? और आसान कर देता हूँ, उनका इशारा सीधे तौर पर यहाँ पर सऊदी अरबिया को लेकर था, क्योंकि जिस वक्त ये मक्का डिफेंस पैक्ट हुआ है उससे पहले भी और उससे बाद में भी हमने देखा कि सऊदी अरबिया के ऊपर हमले हो रहे थे। ये हमले ईरान की तरफ से, या अगर थोड़ा और साफ ज़बान में बोलें तो हूतीज़ की तरफ से हो रहे थे, और हूतीज़ की तरफ से लगातार बाद में भी अटैक होते रहे। मगर ये जो मक्का डिफेंस पैक्ट हुआ था इसके तहत पाकिस्तान या फिर टर्की की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो नेटो वाले जिस आर्टिकल 5 का बार बार जिक्र किया जाता है कि वो इस इस्लामिक नेटो में भी मौजूद है, इस तरह का भी कोई आर्टिकल एक्टिव नहीं हुआ कि जिसकी वजह से एक के ऊपर हमला सब के ऊपर हमला समझा जाता। इसी चीज़ की तरफ इशारा करते हुए इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ये कहना चाह रहे थे कि ये तो पहले ही बेअसर है, अगर इसको कुछ करना होता तो ये शुरू में ही कुछ कर चुका होता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी जाते जाते नीचे मौजूद जो सब्सक्राइब का लाल बटन है उसको ज़रूर दबा दें, ताकि इस वीडियो के बाद अगर आप लोग धोखे से हमको भूल भी जाएं तो हम लोग खुद से एक नई वीडियो के ज़रिए से आप लोगों से मुलाकात करने के लिए ज़रूर पहुंच जाएं। नीचे हाइप पर क्लिक करके वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। और आज का ये वीडियो देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।